हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस में चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बेसिकली इस चैप्टर में अपन को वो सारे प्लांट और एनिमल्स, सारे तो नहीं कहेंगे, मतलब कुछ इंपोर्टेंट प्लांट्स और एनिमल्स करने जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। चाहे वो ह्यूमन के लिए कोई फूड दे या ह्यूमन के लिए कोई इकोनॉमिक इंपोर्टेंट चीज दे, कोई मेडिसिन बनाए या फिर शेल्टर दे या फिर कोई भी ह्यूमन के काम में आने वाली चीज दे, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, उनकी अपन को इस चैप्टर में क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो इस चैप्टर में बेसिकली दो पार्ट है। एक पार्ट में अपन को प्लांट के बारे में स्टडी करनी है जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, और एक एनिमल के बारे में। एक चीज आपको मैं बता देता हूं, इस चैप्टर में जो भी अपने एनिमल्स और प्लांट्स आएंगे उनके साइंटिफिक नेम भी आएंगे, तो अपन को साइंटिफिक नेम लर्न करना है। एक मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, साइंटिफिक नेम जो होते हैं किसी भी चीज का लिखते समय उसमें दो वर्ड आएंगे। कितने आएंगे? दो वर्ड। जो पहला वर्ड होगा और जो दूसरा वर्ड होगा उन दोनों को सेपरेट रखना है, दोनों के नीचे अंडरलाइन करनी है याद रखकर। पहले वर्ड का फर्स्ट कैपिटल, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखना है, और दूसरे वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं लिखना है। ये आप रूल के हिसाब से नोट करें। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, क्या करना है अपन को, दो वर्ड होंगे, दोनों को सेपरेट रखना है, दोनों के नीचे अंडरलाइन करनी है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, दूसरे का नहीं रखना है। और जहां पर भी आपको साइंटिफिक नेम मालूम हो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन में वो पूछे, साइंटिफिक नेम पूछे या ना पूछे, आपको उसका साइंटिफिक नेम ही लिखना है। जैसे मान लो अगर आपको ऐसे पूछे कि एक स्पाइसेज का नाम लिखो, मसाले का नाम लिखो, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है कि आम भाषा में कोई भी जैसे हल्दी लिख ली या टर्मरिक लिख दिया, नहीं, उसका साइंटिफिक नाम मालूम है तो फिर साइंटिफिक नेम लिखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं प्लांट। तो देखो, प्लांट जो होते हैं वो ह्यूमन की सारी फंडामेंटल नीड्स को पूरा करता है। ह्यूमन की फंडामेंटल नीड्स क्या होती है? तो ह्यूमन की फंडामेंटल नीड्स होती है, अपने सुना है, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, मतलब रहने की जगह। फूड जो है वो प्लांट अवेलेबल करवाते हैं सीरियल्स के फॉर्म में, पल्सेज दालों के फॉर्म में, ऑयल, वेजिटेबल, फ्रूट्स इनके फॉर्म में। क्लोथ फाइबर बनाते हैं, जैसे कॉटन वगैरह होती है वो फाइबर देती है और उससे अपन क्लोथ भी बना सकते हैं। शेल्टर बोले तो रहने की जगह भी बना सकती है, वुड जो निकलती है, जो टिम्बर जो होता है, उससे फर्नीचर, घर के सामान वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो प्लांट जो है वो सारी कंडीशन को क्या करता है, जो भी उसकी नीड है ह्यूमन की उसको फुलफिल कर सकता है। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंट प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक बॉटनी। देखो, बायोलॉजी या साइंस की एक ब्रांच होती है बायोलॉजी, आप सब जानते हैं, जिसमें लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं। उसमें से भी दो ब्रांच होती है, एक में जिसमें एनिमल्स की करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं, जिसमें प्लांट की करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। बॉटनी की भी वो ब्रांच जिसमें अपन सिर्फ उन प्लांट की स्टडी करें जो अपने लिए बेनिफिशियल है, चाहे उनकी चाहे उनके प्रोडक्ट की, उसे अपन क्या कहेंगे, इकोनॉमिक बॉटनी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो फर्स्ट हाफ है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट, इसमें आपकी बुक में बहुत सारे सिर्फ साइंटिफिक नेम दे रखे हैं। वो सारे साइंटिफिक नेम मैं एक साथ करवा दूंगा, अभी बाद में चार्ट बनवा दूंगा आपसे। ठीक है, उसके बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे से, वो अपन छोटे छोटे क्वेश्चन कर देते हैं। इस वाले फर्स्ट हाफ में बोले तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट पे कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अपन छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में सारे टॉपिक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपन को सीरियल्स के बारे में करना है। सीरियल्स बोले तो अनाज। ठीक है, तो सीरियल्स जो होते हैं वो प्लांट की कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि किस टाइप का न्यूट्रिएंट सीरियल से ऑब्टेन होता है? तो अपन जो एनर्जी लेते हैं, देखो अपन जब घरों में जब अपन नॉर्मली अपना फूड इंटेक करते हैं तो क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और रोटी खाते हैं। तो रोटी, चावल, व्हीट, ये सब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो जितने भी सीरियल्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्या प्रोवाइड करवाते हैं? स्टार्च। स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट, वो अपनी बॉडी में डाइजेस्ट होगा और क्या देगा? ग्लूकोज, वो एनर्जी का सोर्स होगा। और एनर्जी का सोर्स होगा, इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? जिसके ऊपर ऑक्सीजन जाके जुड़ती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो सीरियल्स जो होते हैं, अपन सारे सीरियल्स क्यों कंज्यूम करते हैं? एनर्जी के लिए। और उन सारे सीरियल्स में कॉमन क्या होता है? स्टार्च कॉमन होता है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप। देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में, जो आपके एग्जाम्पल जितने भी आपके टॉपिक है इस वाले में, उसमें से कुछ रबी क्रॉप है, कुछ खरीफ की क्रॉप है, और कुछ के आगे ही लिखा हुआ है। तो मैंने एक साथ ही क्वेश्चन लिख दिया। रबी की क्रॉप आपकी बुक में कौन कौन सी लिखी हुई है? व्हीट और ग्राम। और खरीफ की क्रॉप कौन सी है? राइस, मेज और पर्ल मिलेट्स। व्हीट जो है वो सीरियल्स है, ग्राम जो है वो एक तरह का अपने क्या है? पल्सेज है। या रबी नहीं लिखना है, पल्सेज लिखना है।
और ये सारे सीरियल्स ही है, ठीक है। एक और चीज, अभी मैं यहाँ पर जो ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन क्वेश्चन में सबके कॉमन नेम लिख रहा हूं। एग्जाम में जब आप लिखो तो इन कॉमन नेम के साथ साथ उनके साइंटिफिक नेम भी लिखे, ठीक है। साइंटिफिक नेम अभी अपन आगे कर लेंगे, वो आप लर्न कर लेना। जैसे एग्जाम में एक रबी की क्रॉप आए तो आप वीट ना लिखे, वीट लिखकर वीट का साइंटिफिक नाम भी लिखे, टिट्रिकम एस्टिवम, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सम इंपोर्टेंट वेराइटी ऑफ वीट, राइस एंड मेज। राइट, वीस और मेज, राइस, वीट और मेज की इंपोर्टेंट वेराइटी लिखनी है, मतलब जो अच्छी वेराइटी है उनके बारे में लिखनी है। तो सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती, सोनारा, ये तो वीट की है। राइस की क्या है, बासमती, स्वर्ण दाना, जया, रत्ना, सोना। और मेज की क्या है, विजय, शक्ति, रतन, ये सब किसकी है, मेज की, ठीक है। आराम से लर्न कर लेना। नेक्स्ट है अपने, राइट द नेम ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेज फॉर विच इंडिया इज इन नंबर 1 प्रोड्यूसर। मतलब वो सीरियल का नाम लिखना है जिसमें इंडिया प्रोडक्शन में नंबर 1 है। तो राइस में नंबर 1 है, और पल्सेज के केस में ग्राम और ग्राउंडनट, इन दोनों पल्सेज के केस में इंडिया नंबर 1 पे। इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइस, ग्राम और ग्राउंडनट के केस में इंडिया प्रोडक्शन के मामले में कौन से नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट है पल्सेज। पल्सेज जो होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो लेग्यूम फैमिली या लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। सारी पल्सेज, पल्सेज में कौन कौन सा आता है, ग्राम आता है, रेड ग्राम आता है, ग्राउंडनट आता है, ठीक है, अपने सोयाबीन आते हैं, ये सब किस में आते हैं, पल्सेज में आते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम पल्सेज। पल्सेज से कौन सा न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, तो कौन सा ले सकते हैं, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। यही वजह है, अपन जैसे होता है ना आम जिंदगी में दाल रोटी, तो जो दाल या पल्सेज जो होती है वो प्रोटीन प्रोवाइड करवाती है, रोटी सीरियल्स बोले तो वो स्टार्च प्रोवाइड करवाती है। तो वो दोनों एक अच्छा कॉम्बिनेशन है न्यूट्रिशन के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच क्रॉप इज नॉन एज किंग ऑफ पल्सेज। कौन सी क्रॉप को किंग ऑफ पल्सेज कहते हैं, तो किसको कहते हैं, ग्राम। देखो ये एक एग्जांपल में मैंने एक दो एग्जांपल में आपको लिख के बताया कि आपको एग्जाम में आंसर कैसे देना है। जैसे यहाँ ग्राम नहीं लिखना है, ग्राम लिखकर मतलब ग्राम तो लिखना है, उसके साथ में उसका साइंटिफिक नेम भी लिखना है, साइसर एरिएंटिनम। और देखो इसमें दो वर्ड है, दोनों के नीचे अंडरलाइन करना है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल रखना है। राइट द नेम ऑफ क्रॉप और पल्सेज कंटेन हाईएस्ट प्रोटीन। देखो पल्सेज या दालें जो होती है उनमें प्रोटीन ज्यादा होती है, लेकिन किस दाल में या किस पल्सेज में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, सोयाबीन में, जिसका नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑयल एंड राइट द टाइप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट। ऑयल क्या होता है, तो ऑयल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड वगैरह से बने हुए होते हैं, ठीक है। ऑयल जो होते हैं तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इडिबल ऑयल, जो ऑयल खाए जा सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट, सेसमी बोले तो तेल, कोकोनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, अलसी, ये खा सकते हैं अपन। नॉन इडिबल, जो अपन खा नहीं सकते, जैसे कैस्टर, अरंडी का जो तेल निकलता है, टारपेंटाइन ऑयल, ये सब अपन तारपीन का ऑयल कहते हैं, ये अपन खा नहीं सकते। और परफ्यूम्ड ऑयल, ऐसे ऑयल जो अपन यूज करते हैं, खाने के लिए तो नहीं करते लेकिन फ्रेग्रेंस के लिए यूज करते हैं, जैसे सैंडल, चंदन का तेल, क्लोव, लौंग का तेल, खसखस जो होता है उसका ऑयल, ये सब परफ्यूम के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ऑयल जो होते हैं उसकी तीन कैटेगरी होती है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इडिबल ऑयल के एग्जाम में ऐसा आ जाए कि इडिबल ऑयल के साइंटिफिक नेम लिखो। अब देखो आपकी बुक में जहां इडिबल ऑयल की हेडिंग है वहां पर सिर्फ नाम लिखे, वहां साइंटिफिक नेम है नहीं। लेकिन जो दो एग्जाम्पल दिखे हुए, एक ग्राउंडनट और एक सोयाबीन, ग्राउंडनट और सोयाबीन अपने पल्सेज में उनके साइंटिफिक नेम है, तो वहां से नाम लिख लेंगे। ग्राउंडनट का होता है, ग्राउंडनट जो होता है उसका होता है एरेकिस हाइपोजिया, और सोयाबीन का क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स। तो अपन नाम लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में आया कि दो ऑयल के साइंटिफिक नाम लिखो, तो आपको ऐसे नहीं लिखना हमारी बुक में जो हेडिंग थी वहां पे तो है ही नहीं, क्योंकि ये दो नाम आपकी बुक में इसी चैप्टर में दे रखे हैं, दूसरी जगह दे रखे हैं। ये दोनों कहां दे रखे हैं, पल्सेज में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं स्पाइसेज। देखो स्पाइसेज बोले या फिर इन्हें अपन आम भाषा में क्या कहते हैं, मसाले। तो देखो ये ऐसे फूड सब्सटेंस है जो कैलोरी के मामले में बहुत ही कम होते हैं, मतलब इनमें कैलोरी बहुत कम होती है। ये फूड में स्मेल दे सकते हैं, मतलब फूड में कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल दे सकते हैं, फूड का जो टेस्ट है वो बढ़ा सकते हैं, फूड में कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये खुद खाली कंप्लीट फूड के फॉर्म में नहीं आते। मतलब इनको मैं खाली किसी मसालों को खाकर अपना सर्वाइवल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन्हें फूड एडजेक्टेंट भी कहते हैं।
मसाले जो होते हैं वो अक्सर प्लांट के सीड या फ्रूट या उसका कुछ पार्ट ड्राइड पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल है? ब्लैक पेपर है, क्यूमिन, रेड चिली, फेनल, कोरिएंडर, क्लोव, अजवाइन, टर्मरिक। ऐसा फोइटिडा कहते हैं हींग को, जिंजर, सिनेमन और कार्डेमन। ठीक है, अब देखो आपके बुक में अगेन ये जो टॉपिक दे रखा है यहां पर किसी का भी साइंटिफिक नाम नहीं दे रखा, लेकिन इसी चैप्टर में आगे की तरफ टर्मरिक जो है वो मेडिसिनल प्लांट में दे रखा है, जिंजर जो है वो मेडिसिनल प्लांट में दे रखा है और वहां से उनके साइंटिफिक नाम भी दे रखे हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे कि स्पाइसेज के 2 साइंटिफिक नाम लिखो तो अपन लिख सकते हैं, एक टर्मरिक का लिख सकते हैं और एक जिंजर का, क्योंकि उन्हें आगे दे ही रखा है। टर्मरिक का होता है करक्यूमा लॉन्गा और जिंजर का क्या होता है? जिंजिबर ऑफिसिनेल। नेक्स्ट लेते हैं, वेजिटेबल्स जो कंज्यूम किए जाते हैं वो क्यों कंज्यूम करते हैं? तो वेजिटेबल जो होते हैं वो विटामिन देते हैं, वेजिटेबल मिनरल्स देते हैं, वेजिटेबल फाइबर और कुछ अमाउंट में वाटर भी देते हैं। तो इन सब न्यूट्रिएंट्स के लिए वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। अब देखो अपनी एक हेल्दी डाइट क्या बनेगी, अपन को क्या करना चाहिए? सीरियल्स खाना चाहिए। ठीक है, अब सीरियल्स जो होगा वो अपन को बेसिकली सीरियल्स क्या करेगा? बेसिकली अपन को ग्लूकोज प्रोवाइड करवाएगा, एनर्जी का। अपन को पल्सेज भी खानी चाहिए रोज, वो अपन को प्रोटीन प्रोवाइड करवाएगी। और फिर अपन को क्या कंज्यूम करना चाहिए? वेजिटेबल और उसके साथ में फ्रूट, और ये अपन को विटामिन, मिनरल्स, फाइबर वगैरह देते हैं। तब अपनी क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट। मतलब अपन को हर डाइट में ग्रेन्स, चपाती, रोटी जो होती है उसके साथ सब्जी, और सब्जी के साथ साथ में अपन को एक कोई ना कोई पल्सेज या दाल जरूर खानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे लेते हैं फ्रूट। ये आपके बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है कि फ्रूट क्या होता है। तो देखो आप सब शायद जानते होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है फ्लावर का वो कुछ ऐसा दिखता है। इसका ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? स्टिग्मा। बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? स्टाइल। और सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है वो ओवेरी कहलाता है। ओवेरी के अंदर ये जो रेड कलर में लाइनें बनाई है ये ओवेरी की वो वॉल है, और सबसे अंदर ओव्यूल है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन बोले तो जब यहाँ पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलेगी, वो नीचे की तरफ मूव करेगी और मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज होंगे। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो अपना ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। ये जो लेयर 3 लेयर दिख रही है ये लेयर कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट की वॉल में, और ये पूरी ओवेरी अब क्या कहलाती है? फ्रूट कहलाती है। तो फ्रूट बेसिकली क्या है? फर्टिलाइज्ड ओवेरी को क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। और इसमें जो ये बाहर वाली लेयर थी ये एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, और सबसे अंदर क्या होती है? सीड। मैं आपको मैंगो के एग्जांपल से बताता हूँ। मैंगो में जो सबसे बाहर जो अपना वो जो कवरिंग होती है जिसे आम भाषा में छिलका कहते हैं अपन, वो जो होती है वो बेसिकली क्या है? एपिकार्प। जो अपन खाते हैं वो अपना बेसिकली क्या हुआ? मीजोकार्प। जो अपन को अंदर की तरफ वो निकलती है जिसे आम भाषा में गुठली कहते हैं, उसका जो बाहर वाला कवरिंग है वो बेसिकली है एंडोकार्प। अगर कभी आपने उसको तोड़ के देखा है तो उसके अंदर से भी कुछ निकलता है, वो बेसिकली क्या है? सीड। तो ये पूरा फ्रूट बनता है। तो फ्रूट बेसिकली क्या है? फर्टिलाइज्ड ओवेरी को क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। और मैंगो, ऑरेंज इसमें आते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेडिसिनल प्लांट? देखो मेडिसिनल प्लांट का मतलब है वो प्लांट जिनके अंदर या जिनके किसी प्रोडक्ट के अंदर, किसी पार्ट के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जिनमें मेडिसिनल वैल्यू हो, उन प्लांट को अपन क्या कहते हैं? मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, और ये प्लांट पार्ट रूट हो सकता है, उसका स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, बार्क हो सकती है, फ्रूट हो सकती है। इन सब के एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम के साथ अपने आगे किए हैं, अभी अपन आगे से देखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट विथ कंस्ट्रक्शनल इंपोर्टेंस? वो प्लांट कंस्ट्रक्शनल इंपोर्टेंस वाले कहलाएंगे जिनसे या तो फर्नीचर बनाने के लिए कुछ चीजें निकले, विंडो डोर बनाने के लिए निकले, या क्लोथ्स। अब देखो फर्नीचर, विंडो, डोर इनको बनाने के लिए वुड यूज करेंगे और उनको कहते हैं टिम्बर। क्या कहते हैं? टिम्बर। टिम्बर वाले प्लांट। क्लोथ, स्ट्रिंग, ब्रूम, मैट्रेस ये बनाने के लिए जो प्लांट होते हैं वो वाले क्या कहलाते हैं? फाइबर वाले प्लांट। ठीक है, तो फाइबर और टिम्बर देने वाले प्लांट जो होते हैं वो बेसिकली कौन से हैं? कंस्ट्रक्शनल इंपोर्टेंस प्लांट। अगेन इनके एग्जांपल साइंटिफिक नेम अभी आगे चार्ट से देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? वुड क्या होती है और टिम्बर क्या होता है? तो देखो जो प्लांट में आपने टिश्यू पढ़े होंगे प्लांट में, तो प्लांट में टिश्यू जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। फिर परमानेंट टिश्यू भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आपने 9th में शायद पढ़े होंगे, कोलेनकाइमा, फिर पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, और फिर एक थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसमें 2 आते हैं, जाइलम और फ्लोयम। तो जाइलम वो भी सेकेंडरी जाइलम जो होते हैं
किसके? पेरिनियल। पेरिनियल मतलब ऐसे प्लांट जो एक से ज्यादा साल सरवाइव करते हैं। डाइकोट हो और जिम्नोस्पर्म हो, उनका जो सेकेंडरी जाइलम है वो वुड कहलाता है। और अगर इस वुड का यूज अपन फर्नीचर, डोर, विंडो बनाने के लिए करते हैं तो ऐसे वुड को क्या कहते हैं? टिम्बर कहते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपने ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे वो सब मैं आपको करवा चुका हूं। सिर्फ अपन को अब क्या बाकी रहा है पीछे? इन सब के साइंटिफिक नेम रहे हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने सीरियल्स के बारे में क्वेश्चन किए थे, तो अपनी बुक में 4 सीरियल्स दे रखी है, व्हीट, राइस, मेज और पर्ल मिलेट्स। व्हीट का क्या होता है? टिट्रिकम एसिटिवम। राइस का होता है ओराइजा सेटाइवा, इसका जिया मेज, इसका पेनिसिटम टाइफॉइडस। सीरियल्स के बारे में अपन ने देखा था, ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज होता है, बेसिकली एनर्जी देने के लिए होता है। सेकंड था पल्सेज, जो प्रोटीन का सोर्स था। इसमें अपन को ग्राम, रेड ग्राम, पी, ग्राउंडनट और सोयाबीन करने। ग्राम का होता है साइसर, एराइंटिनम। रेड ग्राम का कैजनस कैजान, पी का पाइसम सेटाइवम, ग्राउंडनट का एरेकिस हाइपोजिया और सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स। ये दोनों ऑयल वाले में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों से ऑयल भी मिलता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में। और किंग ऑफ पल्सेज कौन कहलाती है? ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीवरेज। बीवरेज ऐसे प्लांट को कहते हैं जिनसे कुछ पीने लायक चीजें मिलती है। तो 2 अपन को दे रखी है, टी और कॉफी। टी का होता है साइंटिफिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस और कॉफी का कॉफी अरेबिका, एक बार बोर्ड में आ भी रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल रूट से भी ऑब्टेन की जा सकती है, स्टेम से भी की जा सकती है और लीफ से भी की जा सकती है। पहले अपन देखते हैं रूट से। रूट से कौन कौन सी होती है? कैरेट, रेडिस, टर्निप और स्वीट पोटैटो। कैरेट का होता है डक्कस कैरोटा, रेडिस का होता है रेफिनस सेटाइवस, टर्निप का होता है ब्रेसिका रापा और स्वीट पोटैटो का होता है आइपोमिया बटाटस। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि 2 ऐसे वेजिटेबल के नाम लिखो जो रूट से ऑब्टेन की जाती है, तो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, या किसी का साइंटिफिक नेम चला के भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। स्टेम से ऑब्टेन करने वाली वेजिटेबल कौन सी है? तो एक तो है पोटैटो और एक है अरबी। पोटैटो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम और अरबी होती है कोलोकेसिया एस्क्यूलेंटा। ठीक है, एक एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं स्वीट पोटैटो और पोटैटो में डिफरेंस क्या है? तो ये दोनों वेजिटेबल है, लेकिन स्वीट पोटैटो एक तरह की रूट है और पोटैटो एक तरह का क्या है? स्टेम है। नेक्स्ट है लीफ से ऑब्टेन करने वाली वेजिटेबल कौन सी है? तो 3 वेजिटेबल है, स्पिनिच, फेनुग्रिक और बथुआ। स्पिनिच जो होती है उसका क्या नाम होता है? स्पेंसिया ओलिरेसिया। फेनुग्रिक मेथी को कहते हैं। ठीक है, ट्राइगोनेला और फोइनम ग्रीकम। ठीक है, बथुआ क्या होता है? चिनोपोडियम एल्बम। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ जो अपने वेजिटेबल होती है वो इन्फ्लोरेसेंस से भी ऑब्टेन करते हैं। बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है? प्लांट के ऊपर जो फ्लावर लगता है उस फ्लावर के लगने का क्या पैटर्न है उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। अभी आम भाषा में आप इसको फ्लावर ही समझ सकते हो। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कॉलीफ्लावर, जिसका नाम है ब्रेसिका ओलिरेसिया। आपकी बुक में इसके आगे VAR करके ऐसे लिखा होगा, तो वो वेराइटी है, तो आप इतना याद कर ले काफी है, ब्रेसिका ओलिरेसिया। नेक्स्ट है रूट से भी कुछ क्या करते हैं अपन, सॉरी रूट नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? फ्रूट। फ्रूट से भी अपन क्या करते हैं? कुछ ऑब्टेन करते हैं, अपने वेजिटेबल्स ऑब्टेन करते हैं। वो कहाँ से करते हैं? फ्रूट से। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे कि ये सर फ्रूट कैसे हो गया? आपने तो ऐसे बोला था कि ये अपन वेजिटेबल्स कर रहे हैं, तो बेसिकली ये अपन वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं, लेकिन ये है क्या? बेसिकली फ्रूट है। और फ्रूट क्यों है? क्योंकि ये जो है फर्टिलाइज्ड ओवेरी वाला पार्ट है, जिसको अपन क्या कर रहे हैं? किसकी तरह यूज कर रहे हैं? अपन फ्रूट की तरह यूज कर, सॉरी वेजिटेबल की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा टोमेटो, जिसका नाम है लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम। एक आएगा ब्रिंजल, सोलेनम मेलोजिना। और एक आएगा लेडी फिंगर, जिसका क्या है? एबेलोमोस्कस एस्क्यूलेंटा। और एक है क्लस्टर बीन, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलेबा। देखो मैंने सबके हिंदी में भी नाम साथ साथ में लिख रखे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट में कौन कौन से? मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका, बनाना, मूसा पैराडिस्का। अब देखो आपकी बुक में ऐसे मूसा पैराडिस्का, कुछ कुछ बुकों में ऐसा लिखा हुआ है, पैरा और डिस्का ऐसे अलग से लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं लिखना है अपन को। सिर्फ 2 ही वर्ड होते हैं, मूसा एक साथ, पैराडिस्का एक साथ। ठीक है,
ऑरेंज सिट्रस रेटिकुलेटा, गुआवा का सीडियम, पी साइलेंट होगा, सीडियम गुआ जावा, ठीक है। पपैया का होता है कैरिका पपैया, और कस्टर्ड एप्पल का होता है एनोना स्क्वामोसा, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं मेडिसिनल प्लांट। देखो मेडिसिनल प्लांट में भी अलग अलग कैटेगरी, तो आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से याद रखना है कि स्टेम से ऑब्टेन करने वाले मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से हैं। टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक और गूगल। टर्मरिक जो होता है उसका नाम होता है करकुमा लौंगा, जिंजर का होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल, गार्लिक का होता है एलियम सेटाइवम और गूगल का होता है कॉमीफेरा वाइटाई, ठीक है। रूट से कौन कौन से होते हैं। सरपेंट वुड, सरपेंट रूट जो सर्पगंधा कहलाते हैं, इस नाम से भी आ सकता है। इसको कहते हैं राफ वॉल्फिया सरपेंटाइना। क्या कहते हैं, राफ वॉल्फिया सरपेंटाइना। यहाँ आर आएगा एक बीच में, करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट है सफेद मूसली, इसका क्या नाम होता है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। अश्वगंधा का विथेनिया सोमिनीफेरा। और बार्क से कौन कौन सी ऑब्टेन करते हैं। क्यूनेन शायद आप सब लोगों ने सुन रखा हो, मलेरिया के इलाज के लिए इसका यूज करते हैं। सिनकोना ऑफिसिनेल, ये पेड़ की बार्क होती है। बार्क बोले तो स्टेम की सबसे आउटर कवरिंग, छाल जो होती है वो। और अर्जुन, इसका नाम होता है टर्मिनेलिया अर्जुना। ये बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है अपने लीफ से कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट है। तो लीफ से एक तो है गवारपाटा, एक है तुलसी और एक है ब्राह्मी। गवारपाटा का है एलोवेरा, तुलसी का है ऑस्मियम सैंक्टम और ब्राह्मी का है सेंटेला एशियाटिका। फ्रूट से कौन कौन से आते हैं, ये दो आते हैं, ये आप पहले ही कर चुके हैं, ओपियम कर चुके हैं, पेपेवर सोमिनीफेरम। इसे मेडिसिनल प्लांट के साथ साथ लोग क्या करते हैं, इंटॉक्सिकेंट के फॉर्म में भी यूज करने लग गए। आंवला आप सब जानते हैं, खाते होंगे। आंवला जो होता है उसका नाम होता है एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, ठीक है। आंवला को वैसे इंग्लिश में इंडियन गूसबेरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइबर इल्डिंग प्लांट। फाइबर मतलब ऐसे प्लांट जिससे फाइबर थ्रेड जैसी चीजें बनती है, जिससे ब्रूम बनाया जा सकता है, झाड़ू बनाया जा सकता है, चटाइयाँ बनाई जा सकती है, जिससे कपड़े बनाए जा सकते हैं, रस्सियाँ स्ट्रिंग बनाई जा सकती है, रोप बनाई जा सकती है। ये सब फाइबर इल्डिंग प्लांट होते हैं। इनमें एक तो है जूट जिसका नाम है कोरोकोरस कैप्सुलेरिस, एक है कॉटन जिससे तो अपन कॉटन से अपन क्या बना सकते हैं, क्लोथ भी बनाए जा सकते हैं। इसका बुक में ये जो नाम लिखा हुआ गॉस्पियम एसपीपी, इसका मतलब गॉस्पियम स्पीसीज। यहाँ स्पीसीज कोई भी हो सकती है, जैसे एक स्पीसीज होती है हिरसुटम। क्या नाम होती है, हिरसुटम, पूरा नाम हो जाएगा गॉस्पियम हिरसुटम। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉटन की स्पीसीज होती है, इसलिए यहाँ पे आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है। सनहेम्प, इसे कहते हैं क्रोटोलेरिया जूनसिया। और कोकोनट कोकस न्यूसीफेरा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कोकोनट से फाइबर, तो कोकोनट की जो बाहर वाली चीज होती है उससे फाइबर भी बनाया जा सकता है और कोकोनट से ऑयल भी निकाला जा सकता है। तो ऑयल वाले प्लांट के साइंटिफिक नेम में भी कोकस न्यूसीफेरा लिख सकते हैं क्योंकि कोकोनट से ऑयल निकलता है। नेक्स्ट है और लास्ट है ये अपने टिम्बर। टिम्बर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो वुड जिससे अपन फर्नीचर बनाते हैं उसे अपन टिम्बर कहते हैं। इसमें एक तो याद रखना है टिक जिसका नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस, एक रखना है साल सोरिया रोब्स्टा, एक रखना है सीसम डेलबर्जिया सिसु, ठीक है। और एक रखना है रोइडा। रोइडा जो है आपकी बुक में दे नहीं रखा, आप लिख लेना, ये स्टेट फ्लावर है राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान का स्टेट फ्लावर क्या है, रोइडा। इसका क्या नाम है, टेकोमेला एंड्यूलेटा, ठीक है। खेजड़ी जिसको स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान कहते हैं, ये अपने पिछले चैप्टर में भी देखा था। साइंटिफिक नाम क्या है, प्रोसोफिस साइनेरिया। और एक देवदार जिसका नाम होता है सिड्रस देवदारा। इसके साथ अपने सारा पार्ट कंप्लीट होता है, हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि क्या था, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल। अभी तक अपन ने जो किए थे वो सारे प्लांट थे, और उसमें प्लांट के केस में अपन को एक दो क्वेश्चन थे जो अपन ने क्वेश्चन के पैटर्न में कर लिए, बाकी सारे साइंटिफिक नेम ही थे। लेकिन एनिमल के केस में कुछ और डेफिनेशन और तरह के क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, इनके बारे में लिखते हैं कि भाई प्लांट की तरह जो एनिमल्स भी होते हैं उससे भी फूड और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन किए जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं एपीकल्चर। क्या लेते हैं, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर क्या होता है, मेथड ऑफ रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी, बी वैक्स और पॉलिनेशन को इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं किसकी, हनी बी की।
अभी जब बार बार ये वर्ड आएगा, रियरिंग में आता है कि किसी भी चीज के हैबिटेट का ध्यान रखना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसके रिप्रोडक्शन को हैंडल करना, उसकी हेल्थ को मेजर करना, मतलब ओवरऑल उसकी देख रेख करना, उसे अपन क्या कहते हैं, रियरिंग। तो अपन क्या कर रहे हैं, हनी बी की रियरिंग कर रहे हैं, उसे एक तरीके से पाल रहे हैं, उनके नंबर को बढ़ा रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि अपन को हनी मिल सके, बी वैक्स मिल सके, और साथ में हनी बी जो होता है वो पॉलिनेशन करवाती है। तो जहां पर आप ये एपिकल्चर करवाएंगे वहां ऐसी क्रॉप लगा दो जिसमें पॉलिनेशन की नीड हो, और तो वहां पॉलिनेशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एपिकल्चर की अगर अपन को एग्जाम में पूछे कि एपिकल्चर के 3 बेनिफिट क्या है, तो एक तो उससे हनी मिलता है, बी वैक्स मिलता है, और पॉलिनेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एपिकल्चर को बी कीपिंग भी कहते हैं, क्योंकि एपिकल्चर में अपन किसकी रियरिंग कर रहे हैं, हनी बी की कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, आप में से कुछ लोग स्टूडेंट एडवाइजर वगैरह यूज करते हैं, तो स्टूडेंट एडवाइजर में या एपिकल्चर में बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट बुक में है नहीं, तो मैं उस हिसाब से करवा रहा हूं। एक वहां पर आपके स्टूडेंट एडवाइजर में भी दे रखा है, और वैसे मुझे बता भी देना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। बी कीपिंग जो होता है उसमें हनी बी की क्या करते हैं अपन, रियरिंग करते हैं। हनी बी जो होती है उसमें 3 तरह के मेंबर होते हैं। जो हनी बी का जो होता है ना छत्ता, हाइव, उसमें 3 तरह की क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होती है क्वीन, एक होता है क्वीन जो होती है वो फीमेल होती है, एक होता है ड्रोन जो कि मेल होता है, और एक होता है वर्कर्स, वो भी फीमेल होता है। तो फिर वर्कर्स और क्वीन में क्या फर्क होता है, क्वीन जो होती है वो फर्टाइल होती है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती है और कुछ भी काम नहीं करती। वर्कर्स जो होते हैं वो फीमेल तो होते हैं, लेकिन उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं होते, और उनका काम होता है अलग अलग तरीके का, उनमें वर्क डिवीजन होता है। कुछ वर्कर्स बी हाइव बनाने का काम करते हैं, कुछ जो होता है नेक्टर कलेक्ट करने का काम करते हैं, कुछ साफ सफाई का काम करते हैं, वो सब अलग अलग वर्कर्स का अलग अलग होता है। ड्रोन जो होता है उनका क्या काम है, उनका सिर्फ एक ही काम है, जो क्वीन जो होती है उसके साथ फर्टिलाइजेशन करके नेक्स्ट जनरेशन बनाना। मतलब ड्रोन जो होता है वो लीस्ट इंपोर्टेंट होते हैं हनी बी की हाइव में। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो ड्रोन को बाहर भी निकाला जा सकता है, किससे, हनी बी के हाइव से। ठीक है, तो वो 3 तरह के उसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन कौन से, क्वीन, वर्कर्स और ड्रोन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एपिकल्चर के मेथड, तो 2 मेथड है, एक ओल्ड मेथड है और एक मॉडर्न मेथड। ओल्ड मेथड का मोटिव होता था कि जो ये अपने बी कीपिंग करते थे उससे सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी होती थी उनको, एक तो हनी और एक बी वैक्स। पॉलिनेशन इंक्रीज करना उनको इतना नहीं पता था कि भाई पॉलिनेशन भी इससे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए। और एक वो क्या करते थे कि बी कीपिंग, मतलब जो हनी बी का हाइव जो होता है वो नेचुरल हाइव ही यूज करते थे, और उस हाइव को जलाकर, तोड़कर या उसे हार्म करके फिर हनी को कलेक्ट करते थे। लेकिन मॉडर्न जो मेथड है उसमें आर्टिफिशियल बी हाइव यूज किए जाते हैं, और इन आर्टिफिशियल बी हाइव में क्या किया जाता है, हनी बी को कल्चर करवाया जाता है, उनके नंबर बढ़ाए जाते हैं, और जब उनसे हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, और ना ही उनके रहने की जगह को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है। साथ में इससे हनी भी मिलता है, बी वैक्स भी मिलता है, और माइंड में ये भी रखा जाता है कि ये हमारे लिए पॉलिनेशन भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये फर्क होता है एपिकल्चर के 2 मेथड में। नेक्स्ट है राइट द इंपोर्टेंस ऑफ हनी। अगर अपन पूछे हनी की इंपोर्टेंस क्या है, तो हनी जो है वो हाई एनर्जी फूड है, मतलब बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है हनी से, और मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। कफ सिरप में यूज होता है, अल्सर वगैरह होते हैं ना, छाले हो जाते हैं, उनके ऊपर हनी को लगाया जा सकता है, खांसी वगैरह में यूज किया जाता है। और जो हनी जो होता है वो प्योर हनी, कभी भी खराब नहीं होता, बहुत लंबे समय तक वैसा का वैसा ही रहता है, तो इसे फूड में डालकर प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। ये अपने एपिकल्चर का है, इसमें मैंने कुछ भी छुड़ाया नहीं है, तो आप कोई कमेंट करके ऐसे ना सोचे कि मैंने कुछ कट करवा दिया या ज्यादा करवा दिया। आप अपनी गवर्नमेंट बुक को ही मतलब प्रायोरिटी दें कि उसमें जो है वही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है, मेथड ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नॉन एज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, इसमें रियरिंग की जाती है, किसकी की जाती है, सिल्क वॉर्म की जाती है, और क्या ऑब्टेन करने के लिए की जाती है, सिल्क। ठीक है, इसको सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्क वॉर्म जो यूज करेंगे उसका साइंटिफिक नाम क्या है, बॉम्बेक्स मोराई। सिल्क वॉर्म को किस प्लांट के ऊपर रियर्ड करवाया जाता है, या उसका फूड क्या है, तो उसका फूड होता है सहतूत। सहतूत होते हैं ना, खाने के लिए यूज करते हैं। मलबेरी उसको कहते हैं, मलबेरी लीव्स को वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है द वीविंग ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम सिल्क वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन चाइना। चाइना फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने सिल्क से यूज करके सिल्क के क्या बनाए थे, क्लोथ बनाए थे।
इंडिया जो है प्रोडक्शन के मामले में तीसरे पोजीशन पे, पहले पे चाइना, दूसरे पे जापान, फिर इंडिया। किस ऑर्डर का सिल्क वॉर्म होता है? जैसे प्लांट में ऐसे क्वेश्चन आता है ना, प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, वैसे वैसे ऑर्डर भी होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है, जब किसी भी एनिमल का या प्लांट या एनिमल का क्लासिफिकेशन दिया जाता है तो ऐसे दिया जाता है, फाइलम, फिर सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये जो है वो किस ऑर्डर का है? तो ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का होता है, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेज कौन सी होती है सिल्क वॉर्म की? तो देखो सिल्क वॉर्म जो होता है वो जनरली वॉर्म होता ही नहीं है, वो एक बटरफ्लाई की तरह मौत होता है, मतलब वो उड़ सकता है, और वो होता है एडल्ट। फिर एडल्ट एग देता है, एग से जो लार्वा बनता है वो कैटरपिलर होता है और वो क्रॉल करता है और वो वॉर्म है, और जो सिल्क बनाएगा वो ये कैटरपिलर या लार्वा बनाएगा, इसलिए अपन सिल्क वॉर्म कहते हैं। एक्चुअल में सिल्क वॉर्म का जो ऑर्गेनिज्म है वो वॉर्म नहीं होता, मौत होता है, मतलब उड़ सकता है। वॉर्म तो ये उसका लार्वा है, क्योंकि सिल्क यही बनाता है इसलिए अपन सिल्क वॉर्म कहते हैं। और एक कौन सी स्टेज होती है? कोकून, ठीक है, जिसके अंदर प्यूपा होता है। अब ये क्या है, ये अभी अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, अगर ऐसे पूछे सिल्क ग्लैंड क्या होती है, तो जो ये कैटरपिलर या लार्वा होता है इनमें एक पेयर सैलिवरी ग्लैंड होती है, बोले तो सैलाइवा सिक्रेट करने वाली ग्लैंड, और यही सैलाइवा प्रोटीन रखती है। जब ये सिक्रेट होता है तो ये बाहर आने के बाद हार्ड हो जाता है और वही अपना क्या होता है? सिल्क होता है। तो एक्चुअल में जो इनकी सैलिवरी ग्लैंड है वही अपनी क्या है? सिल्क ग्लैंड है। नेक्स्ट है प्यूपा क्या होता है? तो देखो इनकी लाइफ स्टेज में एक स्टेज आएगी कोकून, अभी अपन देखेंगे। उस समय कोकून के अंदर जो ये लार्वा स्टेज अगली स्टेज में कन्वर्ट होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको प्यूपा कहते हैं। नेक्स्ट है सिल्क जो है वो क्या है? एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, नॉन एडिबल है, अपन नहीं खा सकते, लेकिन प्रोटीन का बना होता है। उसका आउटर पार्ट होता है सेरिसिन प्रोटीन का और इनर पार्ट होता है फाइब्रिन प्रोटीन का। किसका होता है? फाइब्रिन प्रोटीन का। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म बनाने का जो प्रोसीजर है उसे अपन समझते हैं। देखो सिल्क वॉर्म जो होता है वो बेसिकली एडल्ट फॉर्म में तो वॉर्म होता ही नहीं है, एक क्या होता है? मॉथ होता है, ठीक है। और इसी को अपन यूज करते हैं किसके लिए? अपन सिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो पहले अपन को क्या करना चाहिए? अपने को बॉम्बेक्स मोराई जो ये प्लांट जो अपने ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको रखने के लिए अपने पास मलबेरी गार्डन होना चाहिए, जिसमें बहुत सारे मलबेरी प्लांट होने चाहिए। उसकी लीफ पर ये अपने आप ही क्या आएंगे और फिर इनकी लीफ पर इनका रियरिंग करवा पाएंगे, ठीक है। तो पहली लाइन तो अपन को लिखनी है कि बॉम्बेक्स मोराई इज यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, इट इज रियर्ड ऑन द लीफ ऑफ मलबेरी लीव्स। नेक्स्ट है एडल्ट मोथ जो होता है वो फिर एग देता है, ये अपने दिख रहे हैं एग किसके? लीफ के ऊपर दे देता है। फिर इन एग से हैच होकर बाहर की तरफ आता है लार्वा, जो कि बेसिकली क्या है? कैटरपिलर, और ये लार्वा सिल्क रिलीज करता है। ये अपना वॉर्म है, ठीक है, ये वॉर्म नहीं है, ये वो सिल्क नहीं बना रहा, लार्वा सिल्क बना रहा है, तो ये अपना क्या हुआ? सिल्क वॉर्म हुआ, ठीक है। ये कैटरपिलर क्या करता है? ये लीफ को कंज्यूम करके साइज में बड़ा हो जाता है। एक सर्टेन ग्रोथ के बाद में ये लीफ को कंज्यूम करना छोड़ देता है, फिर इनएक्टिव हो जाता है और इसकी जो सैलिवरी ग्लैंड होती है उससे प्रोटीन सिक्रेट होने लगता है और वो प्रोटीन इसके चारों तरफ कवरिंग बनाने लग जाता है, ठीक है, और पूरी कवरिंग बन जाएगी। अब इस स्ट्रक्चर को कहेंगे कोकून। क्या कहेंगे? कोकून। और कोकून के अंदर जो कैटरपिलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्यूपा में। एक सर्टेन टाइम के बाद कोकून फटता है और उसमें से एडल्ट मोथ क्या निकल जाता है? बाहर। ये पीछे जो स्ट्रक्चर बन गया इसको अपन सिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ये अपने सिल्क प्रोडक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आप नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं लैक कल्चर। लैक, लाख कहते हैं अपन आम भाषा में। बेसिकली ये एक तरह का रेजिन है, ठीक है। रेजिन होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये गाढ़े से सब्सटेंस होते हैं जो कि बाहर आने के बाद सूख जाते हैं और लाख की अपनी चूड़ियाँ वगैरह बनती है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो रियरिंग ऑफ लाख इंसेक्ट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लाख, वो लाख कल्चर कहलाता है। लाख जो होता है वो सिक्रेट किया जाता है किससे? लाख इंसेक्ट से, ग्लैंड से सिक्रेट होता है। लाख इंसेक्ट का साइंटिफिक नाम क्या होगा? लेसिफेरा लेका। अब इसको अच्छे से समझे, देखो आपकी बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो आप अच्छे समझे। देखो दो तरह के लैक इंसेक्ट होते हैं, एक मेल और एक क्या होता है? फीमेल। मेल जो होता है वो प्रॉपर एक मॉथ की जैसे होता है, मतलब उसमें विंग्स होते हैं, ठीक है, वो उड़ सकता है, कंपेरेटिव छोटा होता है, पिंक या रेड कलर का होता है। फीमेल जो होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होती, मोटी सी अजीब सी होती है, ठीक है, तो वो फीमेल होती है। अब
मेल जो होता है वो उड़ सकता है तो फीमेल के पास में जाकर उसे फर्टिलाइज कर देता है, उसके बाद ये मेल की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। अब फीमेल जो है उसके बाद क्या करेगी, एग देगी, और ये एग जब हैच होंगे तो उनमें से जो लार्वा निकलेगा उसको कहते हैं निम्फ। क्या कहते हैं, निम्फ। और ये निम्फ के पास में क्या ऐसी ग्लैंड है जो कि लैक सिक्रेट कर सकती है। अब ये करता क्यों है वो देखते हैं। निम्फ जो है पहले तो क्या करता है, क्रॉल करता हुआ ट्री की उन ब्रांचेस तक पहुंचता है। देखो यहां लिखा हुआ है, लिम्फ क्रॉल ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री एंड सक सेप ऑफ सॉफ्ट सेक्यूलेंट ट्विग्स। ट्विग्स मतलब ब्रांचेज, सेक्यूलेंट मतलब जो थोड़ी सी मोटी सी हो, ठीक है, उनमें से सेप सिक्रेट वो सक करता है। और क्या सिक्रेट करता है, अपने चारों तरफ एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो कि थोड़ी देर बाद में हार्ड हो जाएगा और चारों तरफ से उसे कवर कर देगा। तो बेसिकली निम्फ ये सिक्रेट करता है अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब निम्फ जो होता है उसके बाद वो मेटामॉर्फोसिस शो करता है। आप में से नहीं समझते तो मेटामॉर्फोसिस होता है लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। जो मेल निम्फ होता है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करता है, जबकि फीमेल इनकम्प्लीट करता है, इसलिए उसमें विंग्स वगैरह डेवलप नहीं होते। मेल एक बार पूरा मेटामॉर्फोसिस शो करने के बाद मेल जो है वो सिक्रेट नहीं करता, क्या अपने लैक सिक्रेट नहीं करता। तो मेल जो है वो लैक सिर्फ कब सिक्रेट करता है, जब वो निम्फ स्टेज में हो, जबकि फीमेल जो है वो सिक्रेट कब करती है, थ्रू आउट लाइफ कर सकती है। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ बना के ही रखेगी, उसी में एग भी देगी, ठीक है। दो मेथड होते हैं लैक कल्चर के लिए, एक मेथड होता है ओल्ड और कमर्शियल कॉमन मेथड, और एक है मॉडर्न मेथड, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओल्ड मेथड जो होता है और मॉडर्न मेथड, बेसिकली डिफरेंस ये है कि ये आप जब लाख कलेक्ट कर रहे हो तो आप जो प्लांट है और जो वो इंसेक्ट है उनको हार्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ओल्ड मेथड में क्या किया जाता था, उन प्लांट को कट कर लेते थे और फिर प्लांट पे जितने भी इंसेक्ट है उन सबको मार के फिर उनसे क्या किया जाता था, लाख को कलेक्ट किया जाता था। इससे प्रॉब्लम क्या होती थी, नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उसमें प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि पेड़ भी कम हो जाएंगे और इंसेक्ट के नंबर भी कम हो जाएंगे। मॉडर्न मेथड में इस चीज का ध्यान रखा जाता है। एक आपको ये याद रखना है, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो रांची बिहार में, ठीक है। अब ये बेसिकली रांची जो है अब झारखंड में आ चुका है, तो पुरानी बुक के हिसाब से रांची बिहार लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं फिशरी। फिशरी जो होता है बेसिकली क्या है, एक तरह की पूरी एंटिटी है जिसमें क्या करते हैं, फिश को कैच करना, रियरिंग करना, उनको पालना, उनके हैबिटेट का ध्यान रखना, उनके नंबर को, उनका फूड का सब ध्यान रखना, और फिश को सेल करना और फिश से फूड वगैरह बनाना, ये सब फिशरी कहलाता है। फिश जो होता है हाई न्यूट्रिटिव फूड होता है और इसके तीन कारण है। एक तो उसमें प्रोटीन बहुत होती है, एक फूड जो होता है वो आसानी से डाइजेस्ट होता है और उसमें विटामिन और मिनरल्स भी काफ़ी होते हैं। विटामिन ए और विटामिन डी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है फिश में। इंडिया जो है वो 6th नंबर पे आती है सी फूड प्रोडक्शन में, और फिशरी जो है मोर प्रोडक्टिव होती है जब फ्रेश वाटर में की जाए कंपेरेटिवली मरीन वाटर के। फ्रेश वाटर की फिश के कुछ नाम है साइंटिफिक नाम के साथ, तो अपन को वो साइंटिफिक नेम के साथ लर्न भी करने हैं। सबसे पहला है रोहू, जिसको कहते हैं लोबिया रोहिटा। आपने बचपन में जब पहली बार फिश बनानी सीखी होगी तो जो अपन फिश बनाते हैं वो बेसिकली कौन सी है, रोहू, लोबिया फिश ही है, ठीक है। सेकंड होती है कटला, जिसका साइंटिफिक नेम है कटला। तीसरी है मृगल, जिसका नाम है सिरिनस मृगला, ठीक है। नेक्स्ट अपने फ्रेश वाटर एक्सोटिक फिश। एक्सोटिक और नेटिव का क्या मतलब, नेटिव मतलब यहाँ की लोकल और एक्सोटिक का मतलब फॉरेन ब्रीड, ठीक है। उसमें एक कॉमन कार्प है जिसका नाम है साइप्रिनस, ठीक है, कार्पियो, ठीक है, अंडरलाइन जरूर करें आप। नेक्स्ट है इनका हैबिटेट मैनेजमेंट। तो देखो जनरली क्या करना है, फिश को जिस पॉन्ड में अपन को ग्रो करवाना है, उनके नंबर बढ़ाने हैं, वो पॉन्ड में क्या होनी चाहिए, जो लैंड है वो क्ले सॉइल वाली होनी चाहिए। टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, वाटर फ्लो का अपन को टाइम टू टाइम ध्यान रखना है कि वो फिश के हिसाब से रहे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है कि फिश के लिए फूड क्या होते हैं, तो जो छोटे एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स फूड हो सकते हैं। राइस की जो हस्क होती है, वो बाहर वाली कवरिंग होती है, वो हो सकती है। ब्रेन ऑफ व्हीट, जब अपन व्हीट के क्या करते हैं, पीस के आटा बनाते हैं, उसके बाद जब अपन छान लेते हैं तो जो निकलता है वो हार्ड सब्सटेंस, वो कहलाता है ब्रेन, वो यूज कर सकते हैं। पीस ऑफ ग्रेन भी यूज कर सकते हैं फूड की तरह।
नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ इंडियन स्टेट रिलेटेड टू फिशरी। फिशरी से रिलेटेड कौन कौन से इंडिया में स्टेट है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब डोमेस्टिकेशन करना, उन जानवरों को उनकी देखरेख करना, उनका हैबिटेट का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनकी ब्रीडिंग का ध्यान रखना। तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो होते हैं उनके हैबिटेट, रहने की जगह, हेल्थ, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, ब्रीडिंग मतलब उनके रिप्रोडक्शन, उनके आगे की जनरेशन का, ये सब ध्यान रखना क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो होता है उसके आपके यहाँ पर बुक में 3 दे रखे हैं। एक तो वुल प्रोडक्शन दे सकता है, वुल बनाना देता है, एक डेयरी मैनेजमेंट जिसमें अपन बेसिकली मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और एक अपने पोल्ट्री फार्मिंग जिसमें अपन मीट और एग प्रोड्यूस करते हैं। ये 3 जो फील्ड है वो किससे रिलेटेड है? एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। ठीक है, ये अपनी बुक में दे रखे हैं। तो इसमें से जो मिल्क प्रोडक्शन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा है, और ये अपनी इंडिया की इकोनॉमी का बेसिक पार्ट भी बनाती है। इंडिया जो है नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। इसमें से टोटल जो वर्ल्ड है उसकी जितने भी बफेलो के काउंट है, भैंस के काउंट जो है उसका 55% इंडिया में, टोटल काऊ की जो पॉपुलेशन है उसका 13% का है इंडिया में। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टोटल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में जो होता है वो 53% बफेलो से होता है, 43% काऊ से होता है, रिमेनिंग जो है वो फिर अपने गॉट और बकरी और अपने क्या कहते हैं सिप, भेड़ वगैरह से होता है। अब इंडिया की कुछ रैंक है वो देख लेते हैं। गॉट की पॉपुलेशन के मामले में इंडिया 2nd नंबर पे आता है, सिप की पॉपुलेशन के मामले में इंडिया 3rd नंबर पे आता है, फाउल बोले तो मुर्गा मुर्गी जो भी है उनकी पॉपुलेशन के मामले में इंडिया 7th नंबर पे आता है, एग प्रोडक्शन में इंडिया 5th नंबर पे आता है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आ रखा है फिर वापस आ रखा है, अच्छे से टिक लगा लें इस वाले क्वेश्चन पे। बफेलो, काऊ और गॉट की अपन को गुड ब्रीड के नाम याद रखने हैं। तो बफेलो की है जाफराबादी, मुर्रा, सूखी, भदावरी और मैसाना। काऊ की है गिर, सहीवाल, सिंध, देवकी और हरियाणा। और गॉट की है सिरोही, बर्बरी, काश्मीर, पैसीमाना और जमनापरी। ठीक है, नेक्स्ट है अपने राइट द नेम ऑफ 3 इंडस्ट्री रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री। ये मैं पहले बता चुका हूँ। एक तो है डेयरी इंडस्ट्री जो बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है और भी मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड है। दूसरी पोल्ट्री फार्मिंग, जो पोल्ट्री का अगर अपन को पूछे कि इंपॉर्टेंस क्या है तो वो मीट और एग देती है। और तीसरा है वुल इंडस्ट्री जो कि बेसिकली क्या की जाती है, सिप जो होती है उसके हेयर से निकाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या होता है? डोमेस्टिकेशन करना किसका? फाउल का, उनकी रियरिंग करना। फाउल के साथ साथ डक और टर्की का भी कर सकते हैं। आपकी बुक में सिर्फ किसका दे रखा है? फाउल का, लेकिन डक्स और टर्की ये भी एग देती है और इनका भी मीट यूज कर सकते हैं। इन सब का रियरिंग करना क्या कहलाता है? पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि पोल्ट्री फार्मिंग करते समय या पोल्ट्री का करते समय फूड क्या यूज करें? तो मेज यूज कर सकते हैं, बार्ले यूज कर सकते हैं, पर्ल मिलेट्स यूज कर सकते हैं, व्हीट, जवार, ये सब यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ ब्रीड ऑफ सिप फॉर वुल प्रोडक्शन। वुल के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी ब्रीड यूज कर सकते हैं? तो ये ब्रीड के नाम याद रखने हैं, लोही, नाली, मरवाड़ी, पटनावड़ी। ठीक है, और राजस्थान जो है वुल प्रोडक्शन में किस में आता है? नंबर 1 पोजीशन पे आता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक करते हैं अपन। लास्ट टॉपिक है अपना कोरल और कोरल रीफ्स। देखो कोरल और कोरल रीफ्स क्या होते हैं तो ध्यान से अच्छे से समझना। आपने एनिमल किंगडम में 9th में क्लासिफिकेशन किए होंगे, आपको नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होती है, उन्हें कॉर्डेटा कहते हैं। जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं। नॉन कॉर्डेट का जो फर्स्ट होता है प्रोटोजुआ, उसके बाद पॉरीफेरा, उसके बाद आता है सिलेंटेरेटा। तो ये जो कोरल रीफ्स बनाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिलेंटेरेटा के होते हैं। अब सिलेंटेरेटा में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक पॉलिप फॉर्म में होते हैं और एक मेड्यूसा फॉर्म में होते हैं। पॉलिप वो होते हैं जो अपनी जगह पर स्टेशनरी रहते हैं, मूव नहीं करते। मेड्यूसा वो होते हैं जो मूव करते हैं। तो ये जो कोरल रीफ्स बनाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिलेंटेरेटा के भी हैं और साथ में कैसे पॉलिप है, मतलब मूव नहीं करेंगे। और ये सिंगल हो सकते हैं और कॉलोनियल फॉर्म में भी रह सकते हैं। तो पूरी लाइन क्या बनी? सिंगल और कॉलोनियल पॉलिप एनिमल ऑफ सिलेंटेरेटा
जो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्केलेटन चारों तरफ सिक्रेट कर देते हैं, और उसे क्या कहते हैं, कोरल। क्या कहते हैं, कोरल। और जब ऐसे बहुत सारे पॉलिप बहुत अपनी एक जगह पर बर्डिंग एक प्रोसेस होता है उनमें रिप्रोडक्शन का, उससे अपने नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा ले और बहुत बड़ी कॉलोनी बन जाए, और हर कॉलोनी का हर मेंबर ऐसे कोरल सिक्रेट करे, तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स। कोई तकलीफ नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। ये जो कोरल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन सी क्लास के होते हैं, मतलब सिलेंटेरेटा में भी कौन सी क्लास के, तो एंथोजुआ के होते हैं। ठीक है, ये अपने इसका इतना ही है, और कोई डिस्क्रिप्शन में कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट है पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर मतलब पर्ल बोले तो मोती ऑब्टेन करना, तो वो किससे करते हैं, ऑयस्टर। ऑयस्टर एक मोलस्का का मेंबर होता है, उससे ऑब्टेन करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन पर्ल फ्रॉम रियरिंग ऑफ ऑयस्टर इज नॉन एज पर्ल कल्चर। ऑयस्टर बिलोंग्स टू मोलस्का, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, मोलस्का से। पर्ल कल्चर की जो टेक्निक है वो सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुई थी, जापान से। मोस्ट वैल्यूबल पर्ल जो होता है वो लिंगा पर्ल होता है, और ये जो होता है सी ऑयस्टर से ऑब्टेन करते हैं, बोले तो मरीन वाटर के ऑयस्टर से करते हैं। फ्रेश वाटर की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो पर्ल या मोती बनाएंगे वो कम वैल्यू का होता है कंपेरेटिवली मरीन वाटर वाले से। ठीक है, नेक्स्ट है पर्ल बनता ही क्यों है। तो देखो, जो ये पर्ल बनाने वाले ऑयस्टर जो है वो मोलस्का के, और मोलस्का ऑर्गेनिज्म जो होता है बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है उनकी। आउटर कवरिंग हार्ड हो सकती है लेकिन जो अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये क्या है, पर्ल बनाना एक तरह की डिफेंस मैकेनिज्म है। जब बाहर से कोई भी इरिटेंट आता है, मतलब ऐसी कोई चीज आ सकती है जो पैथोजन हो या कुछ भी जो उनकी बॉडी को हार्म कर सके, तो बॉडी क्या करती है, उस इरिटेंट के चारों तरफ एक सब्सटेंस सिक्रेट करती रहती है जिसे कहते हैं नेक्रे। ठीक है, और सपोज करो ये इरिटेंट आया अंदर, तो बॉडी क्या करेगी, इसके चारों तरफ नेक्रे बना देगी। अब ये पूरा स्ट्रक्चर अपना क्या हो गया, पर्ल। टाइम के साथ में इस नेक्रे की लेयर क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और पर्ल क्या होता रहेगा, मोटा होता रहेगा। ठीक है, तो विच इंक्रीज द, और वो जो नेक्रे है वो इनकेस करता है इरिटेंट को, मतलब उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है और प्रोटेक्ट करता है मोलस्का का। इसका मतलब मोलस्का में या फिर ये ऑयस्टर में जो पर्ल बनाना है बेसिकली उनकी सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है अदर यूजेज ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट अपना जो फाइनल टॉपिक है उसमें अपन को इन सब एनिमल जो भी अपन ने किए उन सब के अलावा कुछ और एनिमल्स के बारे में भी यूजेज देखने हैं। तो एक तो है कलर। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे कलर निकाल सकते हैं, तो दो नाम याद रखने, टेनिन और कोचिनॉन। और ये कहां से ऑब्टेन करते हैं, स्केली इंसेक्ट से, जो कि कैक्टस के ऊपर लगते हैं। ठीक है, जो कॉस्मेटिक वगैरह में यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्क्वेंजर, ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है। दोज ऑर्गेनिज्म, देखो स्क्वेंजर बोले तो सफाई कर्मी, साफ करने वाले। जैसे मान लो नेचुरल किसी पर्टिकुलर जगह में जहां ह्यूमन नहीं रहता, वहां पर भी जहां एनिमल और प्लांट की डेथ हुई तो टाइम के साथ वो डेड बॉडी गायब हो जाती है वहां से। तूने गायब कौन करता, तूने गायब करने वाले, उनको कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिज्म स्क्वेंजर्स कहलाते हैं। आपकी बुक में सिर्फ टर्माइट, कॉकरोच और इंसेक्ट के बारे में दे रखा है, बाकी स्क्वेंजर बड़े ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज बॉडी ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल एंड बाय डिकेइंग देम दे रिमूव दीज डेड ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाते हैं, स्क्वेंजर। अपनी बुक में ये दो एग्जाम्पल लिखे हुए तो अपन ये दो लिख लिए। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज। अच्छा इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है और स्पेशली फर्स्ट और लास्ट पे। कैंथ्रेडीन करके एक सब्सटेंस होता है जो कि ब्लिस्टर बीटल से ऑब्टेन किया जाता है और ये हेयर फॉल के लिए एक मेडिसिन है। दूसरा है हनी, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, अल्सर को हटाने के लिए यूज किया जा सकता है। एक है कार्मिनिक एसिड जो कि कोचिनियल या कोसिनियल इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं, कोकिनियल भी पढ़ सकते हैं इसको, उन इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं। और ये क्या करता है, वूफिंग कफ और जो पेन वगैरह होता है, सरदर्द वगैरह होते हैं, उनके इलाज के लिए यूज किया जा सकता है। फूड के फॉर्म में भी क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें कंज्यूम कर देते हैं जो अपन जनरली नहीं करते। कुछ अल्ट्रा स्पेशल पीपल होते हैं जो ये भी खा सकते हैं, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक वगैरह। फिश तो खाते ही हैं। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। ये भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हनी बी जो होती है वो पॉलिनेशन में हेल्प करती है। हनी बी के अलावा और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पॉलिनेशन करवा सकते हैं। अगर आप में से कुछ नहीं जानते पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलेन ग्रेन जो होते हैं वो एंथर से निकल के कहां तक जाते हैं, स्टिग्मा तक। और कभी कभी वो स्टिग्मा किसी और फ्लावर और किसी और जगह पर होती है, तो वहां तक ले जाने का जो काम है वो क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। वो अक्सर कुछ ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, बटरफ्लाई, एंट, हनी बी,
वेस्प, ये सब क्या कर सकता है, पॉलिनेशन करवा सकता है। मेजोरिटी ऑफ पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है, हनी बी की वजह से होता है। ठीक है, इसके साथ अपना ये टॉपिक और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। जाते जाते मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि पिछला जो चैप्टर था अपने 12th, उसमें सेंचुरी जो टॉपिक था उसमें एक टेबल थी और उसके ऊपर 2 टॉपिक थे। तो वो सेंचुरी में मैंने गलती से 2 गलत सेंचुरी के नाम और उनकी जो वो किस जगह वो गलती से लिखवा दिए थे, तो आगे की स्लाइड से आप उसे करेक्ट कर ले। इसके साथ ही अपना चैप्टर नंबर 14 पूरा होता है। उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।